हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। बेटा अपना मॉड्यूल सॉल्यूशन चल रहा था जिसमें अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की बात कर रहे थे। स्टेज 1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। स्टेज 2 में बेटा मैंने क्वेश्चन 1 से 40 तक आपको करवा दिए थे और आई थिंक आप लोगों ने बेटा वो क्वेश्चंस किए भी होंगे। ठीक है, तो आज बेटा अपन क्वेश्चन 41 से देखेंगे स्टेज 2 में कि क्या क्या क्वेश्चन है, उनको सॉल्व कैसे करते हैं, ये सारी बातें बेटा आज अपन करेंगे। डन बेटा? तो स्टेज 2 के बेटा कुछ क्वेश्चंस के लिए अपन बात करते हैं। तो बेटा स्टेज 2 में क्वेश्चन 41 से अपन को स्टार्ट करना था, तो क्वेश्चन 41 की बेटा मैं बात कर रहा हूं। तो क्वेश्चन 41 की बात कर रहे हैं बेटा स्टेज 2। इससे पहले के क्वेश्चन बेटा आई होप आपने करके देखे होंगे। बेटा क्वेश्चंस करना जरूरी है, बार बार आपको बोल रहा हूं। क्वेश्चन सॉल्व आप करके नहीं देखोगे तो बेटा आप में परफेक्शन नहीं आएगा, इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। तो बेटा क्वेश्चंस जरूर से सॉल्व करें। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस बेटा आपकी होगी। समझ में आ रही है बात? तो क्वेश्चन 41 की बात करूं बेटा, आपको बोल रहा है द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन इज। बेटा वेव नंबर मतलब तरंग संख्या होता है, न्यू बार होता है। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज की बात की है, बामर श्रेणी की बात कर रहा है। फर्स्ट लाइन की बात कर रहा है, मतलब 2 से 3 में जा रहा है बात कर रहा है, क्योंकि बामर के लिए N1 2 होता है और फर्स्ट लाइन मतलब जस्ट उससे एक आगे, तो 2 से 3 में ट्रांजिशन हो रहा है, संक्रमण हो रहा है। इसमें हमको वेव नंबर दिया है कितना, 15200 सेंटीमीटर इनवर्स दिया है। समझ में आती है क्या बात बेटा? आपको पूछ रहा है आगे, क्या पूछ रहा है, द वेव नंबर ऑफ फर्स्ट बामर लाइन ऑफ लिथियम +2 आयन क्या होगा। सेम यही पूछ रहा है। आज हमको क्या बोला है देखिएगा, वेव नंबर पूछा है, वही बामर के लिए। ये आपसे बेटा जो बात की थी वो हाइड्रोजन एटम के लिए बात की थी। आज बेटा जो आपसे बात कर रहा है वो लिथियम +2 एटम के लिए बात कर रहा है। सेम यही बात कर रहा है 2 से 3 के लिए क्या होगा। तो बेटा ट्रांजिशन तो सेम है, देखिएगा 2 से 3, 2 से 3, जेड चेंज हो रहा है। बेटा न्यू बार का जो फॉर्मूला होता है वो याद रखिएगा, क्या होता है, R(Z²) 1/N1² - 1/N2²। ये आपने बेटा पढ़ा है, याद आ गया होगा, ये आपने पढ़ा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। तो बेटा जब N1 N2 सेम रहे तो न्यू बार किस पे डिपेंड करता है, Z² पे डिपेंड करता है। कब? जब आपका N1 N2 अलग अलग केसेस में सेम दे रखा है, वैल्यूज गिवन है। तो बेटा मैं दोनों केसेस के लिए बात करूं तो मैं न्यू बार हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूं, न्यू बार लिथियम +2 के लिए निकाल रहा हूं। तो बेटा इसका Z² 1 का स्क्वायर आएगा, इसका 3 का स्क्वायर आएगा। तो बेटा कितना आएगा, 1/9। बेटा यहां से अपन बात करें तो हाइड्रोजन के लिए हमें दिया है 15200। डन बेटा, ये अपन को गिवन है। और न्यू बार लिथियम +2 के लिए निकालना है, ये दे रखा है 1/9। तो बेटा यहां से लिथियम +2 की बात करें तो मल्टीप्लाई करा लो इसको, तो 0 0। बेटा ये आपका इतना सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए। तो लिथियम +2 में फर्स्ट बामर लाइन के लिए जो वेव नंबर तरंग संख्या आएगा वो 136,800 सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग यदि अपन बात करें तो आपका बेटा 4th ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। बेटा एक बार आप कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लो, इसमें कोई दिक्कत आ रही है तो अपन फिर बेटा आगे बात करते हैं। तो बेटा अपन ने ये देख लिया कि क्वेश्चन 41 का आपका 4th ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 136,800 सेंटीमीटर इनवर्स आना चाहिए। समझ में आ गई क्या बात बेटा? आगे बात करूं, इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 42 की। 42 क्या बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा उसको देख लो। आपको बोल रहा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज 6563 एंगस्ट्रॉम, देन सेकंड लाइन क्या होगा। बेटा बामर बामर श्रेणी के लिए यदि मैं बात करूं तो याद रखना फर्स्ट लाइन का मतलब N1 N2 की वैल्यू क्या होगी, 2 से 3। और सेकंड लाइन की बात करूं तो सेकंड लाइन का मतलब 2 से 4 होती है। प्रथम रेखा बामर श्रेणी में 2 से 3 होती है, जबकि सेकंड रेखा बामर श्रेणी में 2 से 4 होती है, याद रखें। और बेटा 1/λ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R(Z²) 1/N1² - 1/N2²। ये चीजें बोलो क्लियर है क्या आपको? क्लियर है बेटा? चलूं आगे।
तो बेटा एक बार अपन अब इसमें थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं। फर्स्ट लाइन के लिए अपन को जो लेमडा दे रखा है, लेमडा दे रखा है इसका कितना दे रखा है, 6563 आर्मस्ट्रांग दे रखा है। डन बेटा। और इसके लिए आपको लेमडा निकालना है, लेमडा डैश बोल लो। तो बेटा मैं बात करूं, बामर सीरीज एटम वगैरह सेम है तो इसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वैल्यूज रख लो। तो 1/6563 आर जेड स्क्वायर सेम रहेगा हाइड्रोजन के लिए, तो आर जेड स्क्वायर ये सेम होगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर अपॉन 1 लेमडा डैश निकालना है, वही आर जेड स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा 1/2 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर। आर जेड स्क्वायर से आर जेड स्क्वायर गया, लेमडा डैश को सोल्व किया तो ऊपर चला जाएगा। तो लेमडा डैश अपॉन 6563 आर्मस्ट्रांग इज इक्वल टू, यहाँ इसको बेटा सॉल्व करूं तो 1/4 माइनस 1/9, 1/4 माइनस 1/16। बेटा जब भी एक दे के दूसरा पूछे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है इनको रेशियो ले लो, तो जो कॉमन चीज है वो कट जाती है, डायरेक्ट आंसर आता है। आप अलग अलग सॉल्व करते तो भी सॉल्व होता, लेकिन बेटा बहुत बड़ा हो जाता, सबकी वैल्यूज आपको रखनी पड़ती। समझ में आ रही है बात बेटा? तो यहां से बेटा मैं थोड़ा सा, ये पता है ही, जैसे ऊपर किया तो उल्टा हो गया, लेमडा डैश अपन ये आ गया, कैलकुलेशन है आपको ध्यान होनी चाहिए। इनका एलसीएम लिया बेटा, तो ये तो आ गया 5/36, और बेटा इसको सॉल्व किया तो बेटा कितना एलसीएम आ जाएगा 16, 4 - 1 3, 3/16। और बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो लेमडा डैश आएगा 6563, ये इधर चला जाएगा। इसको सॉल्व करो तो 5/36, 16/3, तो बेटा ये तो बेटा ये आपके पास आएगा 4 × 5 = 20, 20/3 आर्मस्ट्रांग। बेटा कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी सी आपको देखनी पड़ेगी, तो 20/9 3 × 27 है, सॉरी। तो बेटा 20/27 × 6563 आर्मस्ट्रांग। तो क्वेश्चन 42 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। डन बेटा। बेटा लाइंस वगैरह N1 N2 कैसे निकालते हैं, ये चीजें बेटा आपको पता होनी चाहिए कैसे निकाल रहे हैं। बामर की बात करें तो N122 ही रहता है, ध्यान रखिएगा। बामर श्रेणी मतलब N122 ही रहेगा। और बामर सीरीज में फर्स्ट लाइन बोल दे तो फर्स्ट लाइन का मतलब 2 + 1 3, सेकेंड लाइन का मतलब 2 + 2 4। जब भी नंबर ऑफ लाइन दे दे, कौन सी लाइन है नेमिंग कर दे, तो N1 में उसको ऐड कर दो, 1 और 2 3, 2 और 2 4, इससे N2 पता लग जाएगा। इसका लेमडा दिया था, इसका निकालना है, तो सिंपल रेशियो लेके हमने सॉल्व किया, जिससे हमको ये पता लग जाए कि कैसे सॉल्व होगा। इतनी बात समझ में आती है क्या? चलूं आगे। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 था, समझ में आ रही है बात, जिसका सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन 43 क्या होगा देखिएगा। आपको क्वेश्चन 43 बोला है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज 6563 आर्मस्ट्रांग, देन आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो बेटा ये आपको दिया है, सेम आप वैसे ही कर सकते हो, लेकिन इसमें आपको बेटा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए हाइड्रोजन एटम के लिए आईपी, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आईपी हमेशा बेटा इतना होता है, पता है ना। सॉल्व करोगे तो भी आएगा बेटा, नहीं करोगे तो भी आएगा। समझ में आ रही है क्या बात? तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर भी सकते थे आप लोग। तो क्वेश्चन 43 का बेटा आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्या दिया है एक बार देखिएगा। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इन एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन अपीयर्स, वही बोल रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ बामर। तो बेटा फर्स्ट लाइन अभी आपको बताई थी। बामर की बात करूं, बामर सीरीज में बात करें बेटा तो एक चीज याद रखना, बामर के लिए बेटा N1 तो 2 होता है, और N2 कैसे निकालेंगे, N1 प्लस दिया हुआ है, N1 2 है, 2 + 1 कितना आ जाएगा 3। समझ में आ गई बात? और बामर के लिए N1 2 होता है, ये फिक्स है, या पढ़ के आए हो। तो बेटा इसके लिए आपको क्या बोला है क्वेश्चन 44 में, हाइड्रोजन एटम की बात की है, तो लेमडा की बात की है कि इसके अकॉर्डिंग अपन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या अपीयर होता है। बेटा लेमडा पूछ रहा है, एक्चुअली में इसने क्लियर नहीं किया है, ध्यान रखिएगा। लेमडा पूछ रहा है क्वेश्चन 44 में। तो बेटा आप क्या बोलोगे, 1/λ = RZ²।
1/n1² माइनस 1/n2²। यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला आपको पता है। तो यहाँ से 1/λ की बात करूं, हाइड्रोजन एटम बोला है तो Z एटॉमिक नंबर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, ये R आ गया। 1/2² माइनस 1/3²। तो बेटा इसको सॉल्व करोगे 1/4 माइनस 1/9, तो ये आएगा आपके पास 5/36R। तो 1/λ कितना आ जाएगा 5/36R। तो अब आपसे लैम्डा पूछा है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पूछा है, क्या पूछा है वो आप ध्यान रखें। बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है। क्वेश्चन 44 में आपको क्लियर बताना चाहिए कि लैम्डा पूछना चाह रहा है या वेव नंबर पूछना चाह रहा है। 1/λ का मतलब वेव नंबर होता है, और लैम्डा पर्टिकुलर पूछ ले तो इनको अपन इन्वर्स कर देंगे, ये आपको पता होना चाहिए। डन बेटा। तो क्वेश्चन 44 का बेटा आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है बात बेटा। चलो इसमें आगे क्वेश्चन 44 के बाद बेटा अपन आगे बात करें, आगे क्या दे रहा है। क्वेश्चन 45 में आइएगा। 45 बोल रहा है द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 66 नैनोमीटर। डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिया है 66 नैनोमीटर। बेटा नैनोमीटर को सिंपल करना चाहे तो 66 इंटू 10⁻⁻9 मीटर होता है। डन बेटा। बेटा इसमें आपको क्या बोल रहा है, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। तो बेटा एक चीज याद रखना, हमको डी ब्रॉगली के अकॉर्डिंग पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/p। p का मतलब मोमेंटम या संवेग, इसे अपन h/mv भी बोल सकते हैं। यहां से मेरे को v निकालना है तो मैं बोल दूं v क्या आएगा h/m तो है ही, ये v इधर गया, लैम्डा इधर आ गया, ये आया। डन। और इलेक्ट्रॉन के लिए वेलोसिटी की बात करूं तो h प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू ये होती है पता है। इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद होना चाहिए 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m क्या होता है 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। MKS सिस्टम में बात कर रहा हूं, पद्धति का याद रखें कौन से सिस्टम में ले रहे हो, MKS या CGS, जिससे कैलकुलेशन में गलती ना हो। लैम्डा आपको दिया है बेटा 66 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और जैसे ही आप इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को कैलकुलेट करोगे तो इसकी जो वेलोसिटी आएगी वो आएगी आपके पास 1.1 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गई बात बेटा। तो क्वेश्चन 45 का बेटा आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 46 की बात करता हूं। 46 में देखते हैं, देखिए क्या हो रहा है। तो 46 की बात करूं, गिवन दैट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस, अनसर्टेनिटी इन इट्स वेलोसिटी इज दिस, देन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बेटा आपको इसमें हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत लगाना है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगाना है। तो बेटा आपको आज इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे दी, इलेक्ट्रॉन का वेग दे दिया 2.2 इंटू 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। बेटा ये अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। और बेटा इसमें अनसर्टेनिटी दी है, डेल्टा वी दिया है 0.1%। तो बेटा ये तो परसेंट दिया है, इसकी वैल्यू को यदि मैं कैलकुलेट करूं तो क्या आएगा, याद रखिएगा डेल्टा वी आ जाएगा 0.1%, को सिंपल करो अपॉन 100 इंटू टोटल वेलोसिटी 2.2 इंटू 10⁻⁶। एक रिलेशन मुझे पता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से, डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स h/4π होता है बेटा। तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स को आपको पता होना चाहिए, मोमेंटम संवेग जो होता है उसे आप ये भी बोल सकते हो। मोमेंटम जो होता है, संवेग जो होता है वो वेग गुणा द्रव्यमान होता है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान रखिएगा। यदि बेटा मैं यहाँ पे इसमें डेल्टा पी की जगह ये लिखूं तो क्या मिलेगा, देखिएगा डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी एक्स, और बेटा ये सारी वैल्यूज, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट है, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 0.5234 इंटू 10⁻⁻34 आएगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स क्या आएगा 0.5234 इंटू 10⁻⁻34, कांस्टेंट की वैल्यू है, अपॉन एम डेल्टा वी एक्स। वैल्यूज को पुट करो, जैसे ही बेटा वैल्यूज को पुट करोगे 0.5234 इंटू 10⁻⁻34, बेटा कैलकुलेशन है वो आपको करनी पड़ेगी।
बेटा ये मास जो बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31। डेल्टा Vx कितना आया है ये अपन सॉल्व करके आए हैं, ये आया है तो 0.1 अपॉन 100 इंटू 2.2 इंटू 10⁻6। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो बेटा ये आपको पता है बेटा, ये 100 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया तो ये कितना आएगा 0.5234 10⁻34। ये 100 ऊपर चला गया तो 100 आ गया यहाँ पे 9.1 10⁻31 0.1 2.2 10⁻6। जैसे इस डेल्टा एक्स को बेटा आपने कैलकुलेट किया तो ये डेल्टा एक्स जो आपका बेटा आएगा वो बेटा कितना आएगा 26 नैनोमीटर। अब आप बोलोगे सर कैलकुलेशन, बेटा वो आपको करके देखनी पड़ेगी, ठीक है। तरीका मैंने सारा बता दिया कैसे होगा। नैनोमीटर का मतलब 10⁻⁻9 मीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बेटा क्वेश्चन 46 का आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। होगा क्या, आपको वेलोसिटी वेग दिया था, चाल दी थी, प्रतिशतता बताया था, परसेंटेज बताया था, तो उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, वैल्यू क्या है, वो क्या निकालेंगे, जो परसेंटेज दिया है वो अपॉन 100 इंटू टोटल वेलोसिटी। डेल्टा वी आपको पता लग गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता है, डेल्टा एक्स पूछा है, ये वैल्यू बेटा याद रखें। इसको सॉल्व करते हैं h4 पाई को, तो कितनी आती है 0.5234 इंटू 10⁻34, क्योंकि यहाँ h आपका प्लैंक नियतांक है, प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है, पाई आपको पता है 3.14। तो वैल्यूज रख के जैसे ही सॉल्व करोगे तो बेटा आपको पता लग जाएगा एक्चुअली में हमको करना क्या है। समझ में आ गई क्या बात बेटा? तो ये क्वेश्चन 46 है जिसका फर्स्ट ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 47 की बात कर रहा हूं। 47 क्या बोल रहा है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज करेक्ट फॉर इलेक्ट्रॉन इज 4f ऑर्बिटल। बेटा 4f कक्षक में इलेक्ट्रॉन है तो इसके लिए n, l, m और s की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। बेटा आगे लिखा हुआ नंबर n को बताता है तो 4 हो गया, f l के लिए 3 होता है, यह आपको पता है, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। s बेटा आपका प्लस हाफ या माइनस हाफ कुछ भी हो सकता है, प्लस हाफ क्लॉकवाइज के लिए, माइनस हाफ एंटी क्लॉकवाइज के लिए, जब तक नहीं बताया हम दोनों मान के चलते हैं। m आपका बेटा l पे डिपेंड करता है तो वो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो बेटा इसके अकॉर्डिंग देखो 47 में फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, n = 4, l = 3, m +1, सही बात है, इनमें से कोई भी हो सकता है, और s +हाफ, सही बात है। बेटा m की इधर कितनी वैल्यूज है, क्या वैल्यू है वो नहीं बात कर रहा हूं, कितनी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, m की 7 वैल्यूज है। 7 वैल्यूज का मतलब m की जो टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज है वो टोटल ऑर्बिटल को बताती है, m के कुल मान कक्षकों की संख्या को बताते हैं। और आपको पता होना चाहिए f में 7 कक्षक होते हैं, 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 वैल्यूज आएंगी। तो m की जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, मतलब m के जितने मान होंगे उतने ही कक्षक उपस्थित होंगे। बोलो इतनी बात समझ में आती है? चलूं बेटा आगे। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन 47 था जिसकी बेटा अपन ने अभी बात की है, राइट बेटा। इसके बाद बेटा अपन बात करेंगे क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 क्या है देखते हैं, उससे पहले मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं जिससे आपको थोड़ी सी चीजें बेटा क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है एक्चुअली में।
तो बेटा इसके बाद अपन अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या बोलता है एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन 48 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो बेटा इसका देखिएगा, अपन बात करें तो थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट नहीं है। नॉट करेक्ट पूछा है, सही नहीं है पूछा है, ये ध्यान रखना। तो बेटा इसका ऑप्शन 3, आपको एक एक ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्वांटम नंबर्स के रूल पता होने चाहिए, उसमें कुछ रूल मैं बता देता हूं बेटा। S 0 नहीं हो सकता, पहला रूल। N L से छोटा नहीं हो सकता, N L के इक्वल नहीं हो सकता। बेटा L जो होता है वो याद रखें 0 से N-1 तक होता है, ये पता होना चाहिए। डन बेटा। और जो M होता है वो -L से 0 से +L होता है। ये क्वांटम नंबर के कुछ रूल्स हैं जो याद होने चाहिए। अब बेटा आप यदि इसमें ऑप्शन 3 पे आओ तो आपको पता लग जाएगा ये रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं, इसलिए रॉन्ग है। और उसने नॉट करेक्ट, सही नहीं है, यही पूछा है। क्वांटम नंबर्स आपको दिया है NLMS की वैल्यूज। बेटा जब भी नहीं बताया तो NLMS होता है ऑर्डर, याद रखें। ये 3, ये 1, ये 2, ये -हाफ। तो बेटा इसको चेक करो, यदि L 1 है तो M आपका -1, 0 +1 होना चाहिए, 2 नहीं हो सकता क्योंकि M क्या होता है -L 0 +L, इसलिए बेटा ये रॉन्ग है। तो बेटा इसका मतलब आपके क्वेश्चन 48 की यदि मैं बात करूं तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। नॉट करेक्ट है, ये सही नहीं है क्योंकि L और M में क्या रिलेशन है ये बेटा अपन ने इधर चेक किया है। डन बेटा। तो इसके बाद बेटा मैं क्वेश्चन 49 की बात करता हूं। 49 क्या होता है देख लेते हैं एक बार, क्या बोल रहा है 49। क्वेश्चन 49 बोल रहा है विच इज लोएस्ट शेल फॉर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लोएस्ट शेल पूछा है, निम्नतम कक्षा कोश n की वैल्यू पूछी है यदि m की वैल्यू दी है। m बेटा आपके पास है 0 +-1 +-2। तो बेटा m और l की वैल्यू हमें पता है इक्वल है और n l से बड़ा होता है, ये पता होना चाहिए। n l से बड़ा है तो करेक्ट है, बाकी रॉन्ग है। तो m हाईएस्ट कितना है 2, तो m हाईएस्ट 2 है तो L 2 होगा, तो N बेटा आपका 3 होना चाहिए क्योंकि N 3 होगा तभी तो L हाईएस्ट कितना होगा 2 और तभी M आपका -2, -1, 0 +1 +2 आएगा। तो बेटा N कितना होना चाहिए 3। लोएस्ट वैल्यू N की 3 होगी जिसके लिए M के ये वैल्यूज हो सकती है। तो 49 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब ये क्वेश्चंस क्वांटम नंबर से रिलेटेड आ रहे हैं जिसमें आपको ये बेसिक पॉइंट पता होने चाहिए, समझ गए। क्योंकि n यदि आपने मान लो 2 ले लिया सपोज, तो n 2 लिया है तो L 1 होगा हाईएस्ट क्योंकि n और L इक्वल नहीं हो सकते। L 1 होगा तो m की वैल्यू -1, 0 +1 ही होगी, लेकिन यहाँ पे तो 2 की बात कर रहा है तो n इससे ज्यादा होता है, ये याद रखें। जो m की वैल्यू है हाईएस्ट, n उससे एक ज्यादा होगा, समझ गए। पक्का। चलूं आगे। तो बेटा क्वेश्चन ये हमारे पास 49 था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 50 की मैं बात कर रहा हूं। 50 क्या बोल रहा है देखते हैं। बेटा 50 अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट एनर्जी वैल्यू ऑर्डर इज। बेटा जब भी एनर्जी रूल पूछे, ऊर्जा नियम पूछे, ऊर्जा का क्रम पूछे, एनर्जी ऑर्डर पूछे, तो हमेशा याद रखना जो एनर्जी होती है बेटा, ऊर्जा होती है, वो हमेशा n + l, n और l की वैल्यू का सम जो होता है उसके प्रोपोर्शनल होती है। समझ में आ गई क्या बात बेटा। डन। तो आपको बेटा 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका ऑप्शन 4 करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। बेटा हमको दिया है NS, फिर दिया है n-2f, फिर दिया है n-1d और फिर दिया है np। आपको ये दिया है तो इनके लिए बेटा n और l की वैल्यूज लिख रहा हूं, फिर n + l देखूंगा। n की वैल्यू इसके लिए n है, इसके लिए n-2 है, इसके लिए n-1 है, इसके लिए n है। डन। l की वैल्यूज की बात करूं, s के लिए 0 होती है, f के लिए 3, d के लिए 2, p के लिए 1। और इनका सम करके देखूं तो इधर n आया, इधर n+1 आया, इधर n+1 आया, इधर n+1 आया। तो सर
n प्लस एल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो सबसे छोटा ये, फिर बड़ा ये, फिर बड़ा ये, फिर बड़ा ये। सर ये तो समझ में आया, लेकिन इन तीनों के लिए तो n प्लस एल सेम है, n प्लस वन, n प्लस वन, n प्लस वन, तो फिर इसे पीछे और इसे आगे ऐसे क्यों लिखा है? जब बेटा किसी दो या दो से ज्यादा के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए तब हम n के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो n इसमें सबसे छोटा है, इसमें थोड़ा बड़ा हो गया, इसमें और बड़ा हो गया, तो n जिसका बड़ा उसके लिए n प्लस एल तीनों में से सबसे ज्यादा चला जाएगा। तो याद रखिए ये हमने n प्लस एल रूल में पढ़ा था, जब किसी दो सबशेल के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाती है तब हम एनर्जी n के अकॉर्डिंग देखते हैं, जब किसी दो कोश के लिए n प्लस एल का मान समान आ जाए तब हम n के अकॉर्डिंग देखते हैं। तो बेटा ये n प्लस एल का क्वेश्चन है, इसमें मैंने आपको बता दिया है, ये ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा पूछता है, ठीक है ना। n प्लस एल रूल के अभी आप आगे भी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाएंगे। तो ये बेटा अपने पास क्वेश्चन नंबर 50 था, 50 था। क्वेश्चन 51 की बेटा मैं बात कर रहा हूँ। 51 क्या होगा देखिएगा, आपको बोल रहा है द थर्ड लाइन इन बामर सीरीज करस्पॉन्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बिटवीन विच बोर्ड्स ऑर्बिट, मतलब कुल मिला के ये पूछा है बामर श्रेणी में तृतीय रेखा के लिए n1 n2 के मान क्या होंगे। बामर सीरीज में ट्रांजिशन के लिए थर्ड लाइन बोले तो n1 और n2 के क्या वैल्यूज होंगी। तो बेटा थर्ड लाइन इन बामर सीरीज की बात कर रहा हूं, तो देखिएगा बामर के लिए n1 तो 2 होता है, n2 क्या बोला, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन मतलब n1 प्लस जो दिया है ये फॉर्मूला होता है, याद रखें। तो यहां से बात करें, ये 2 3 दिया है, तो बेटा कहां से कहां जा रहा है, 2 से 5 या 5 से 2, तो बेटा अपन बात करें तो 5 से 2 में बेटा इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है तभी स्पेक्ट्रम बनेगा। जब भी बेटा स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो अपन एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, मतलब जब हाई से लो में आता है उसकी बात करेंगे। तो क्वेश्चन 51 में बेटा सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समझ में आती है बात। इसके बाद बेटा क्वेश्चन 52 की बात कर रहा हूं मैं। 52 क्या बोलता है एक बार देखिएगा, विच ऑफ द 52 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डन बेटा। तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो देखिएगा Fe की बात कर रहा है, Fe का 26 होता है कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर। इसका लिखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। बेटा इसमें मैक्सिमम, अब देखो मान लो मैंने बोला ये तो देखो पूरे भरे हुए हैं, फुलफिल है, चेंज इनमें होगा। बेटा Fe+2 पे आ जाओ, Fe2 का मतलब +2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या हो जाएगा 4s0 3d6। इसको आप बनाओ, S में से निकल गए 2 इलेक्ट्रॉन, +2 का मतलब डोनेट कर दिए, बनाओ 3d6 को, तो ये होंगे। तो बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 4 आ गए। बेटा Fe में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 4 ही थे आपके। बेटा Fe3 पे आओ +3 पे, तो 4s0 3d5। तो यहां बेटा D को बनाया तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बेटा, 5 आ गए, ठीक है। और D आपको पता है मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 ही होते हैं, तो Fe+3 बेटा आपका आंसर होना चाहिए। आप बाकी चेक कर लेना, बाकियों में नहीं आएगा। तो Fe+3 की बात कर रहा हूं बेटा, 52 का बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 53 की बात कर रहे हैं। 53 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 53 बेटा आपको बोलता है, 53 की बात करूं तो बोल रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम इज एलिमेंट इज 17, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इन इट्स वैलेंस शेल। एटॉमिक नंबर दिया है 17, 17 किसका है पता नहीं, कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। बेटा ये इसका संयोजी कोश है, वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल को क्या बोलते हैं बेटा, संयोजी कोश, याद रखें। इसको बेटा बनाओ, तो बनाओगे तो बेटा ये तो आ गया 3s2, और बेटा इसको बनाओ, बेटा ये आएगा आपका 3p5, तो ये और ये। तो बेटा यहाँ पे टोटल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले कितने ऑर्बिटल हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले कितने कक्षक हैं, 1 2 3। तो बेटा 3 ऑर्बिटल हैं जिनमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कहाँ पे, वैलेंस शेल में।
केवल वैलेंस शेल संयोजी क्वेश्चन पूछ रहा है, याद रखिएगा। तो इसका बेटा आपको 53 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, 3 आएगा आंसर। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 54 की बात कर रहा हूं। 54 क्या बोल रहा है देखिएगा। द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज दिस, द रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा? बेटा हमको पता है आर का जो फॉर्मूला है, त्रिज्या का जो फॉर्मूला है वो है n² इंटू 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। जब बेटा एटम सेम है तो हमको पता है आर n² के प्रोपोर्शनल है। कब? जब z आपका क्या है बेटा? सेम है। डन। तो बेटा मैं यदि बात करूं फर्स्ट शेल और थर्ड शेल की, तो बेटा फर्स्ट का मतलब फर्स्ट का स्क्वायर, थर्ड शेल का मतलब थर्ड का स्क्वायर। बेटा ये कितना आएगा? 1/9। फर्स्ट शेल प्रथम कोश में त्रिज्या का मान दे रखा है 0.53, थर्ड में आपको निकालना है। तो बेटा कितना आएगा देख लीजिए, R3 जो आएगा आपका 0.53 इंटू 9 आएगा। यहां से R3 जब सॉल्व करोगे तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4.77 आर्मस्ट्रॉन्ग के अराउंड। बेटा सिंपल सा फॉर्मूला था, यदि फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन इजीली कर सकते हो। बोलो सही बात है क्या? तो बेटा 54 का आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ गया है। ठीक है, एक बार इसको रफ करते हैं, आगे की बात करते हैं। देखिए आगे अपन को और क्या बोल रहा है। ओके बेटा, तो इसको रफ करते हैं और आगे की बात करते हैं बेटा। चले बेटा आगे। तो बेटा अपन ने बात कर ली है अपने क्वेश्चन नंबर 54 तक। क्वेश्चन 55 की बात करते हैं बेटा। क्या बोल रहा है? 55 बोल रहा है द ऑर्बिटल विद मैक्सिमम एनर्जी इज। बेटा अभी भी बताया आपको, ऊर्जा की जो बात होती है, एनर्जी की जो बात होती है, वो n+l की वैल्यू के प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको याद रखना है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया है, यदि कोई दो सबशेल, कोई दो उपकोश के लिए n+l की वैल्यू सेम आ गई तो आप फिर n के अकॉर्डिंग चेक करोगे। समझ में आती है बात? तो इसके बेटा चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। चारों ऑप्शन क्या बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन बात करेंगे। ये आपका 3D बोला है, ये आपका 5p बोला है, ये आपका 4s बोला है और ये आपका 6d बोला है। इनके लिए बेटा n और l की वैल्यूज देखते हैं कितनी कितनी है। तो बेटा इसके लिए 3+2, 5+1, 4+0, 6+2। तो बेटा ये देखें कितनी आई है, 5, ये 6, ये 4, ये 6। मैक्सिमम पूछा है, क्या पूछा है? मैक्सिमम। तो बेटा मैक्सिमम या तो ये या ये। अब जब 2 आ गई तो उसमें मैक्सिमम कौन होगा? जिसका n की वैल्यू ज्यादा हो। इधर n5 है, इधर 6 है, तो ज्यादा, सॉरी 6+2 8 आ गया ना, सॉरी। तो बेटा बचा ही नहीं, यही आंसर आएगा क्योंकि इसमें n+l मैक्सिमम है और मैक्सिमम है तो 6d हमारा आंसर होगा। मतलब फोर्थ ऑप्शन बेटा आपका करेक्ट होगा। मैं क्या समझा रहा था, मान लो यदि इसमें किसी दो के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती तो फिर हमको चूज करना पड़ता। तो हम मैक्सिमम किसको बोलते हैं? जिसका n का वैल्यू ज्यादा है। यदि n+l दो के लिए सेम आ जाए तो हम किसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं? n के अकॉर्डिंग। समझ में आ गई बात? किसी दो के लिए n+l का मान समान आ जाए तब हम बेटा फिर n की अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो बेटा ये आपका क्वेश्चन 55 था। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहा हूं। 56 क्या बोल रहा है देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम मास एज दैट ऑन इलेक्ट्रॉन। मास बेटा किसका सेम होगा? तो बेटा एक चीज याद रखिएगा बेटा, मास की जब बात करते हैं तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ
पॉजिट्रॉन सेम होता है। इनके चार्ज में फर्क होता है, इसका चार्ज होता है -1, इसका +1, लेकिन मास सेम होता है। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का मास सेम होगा कितना, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। क्योंकि मास में ये नहीं होगा कि नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। जो भी पार्टिकल है, पार्टिकल या कण की नेचर होती है, प्रकृति होती है नेगेटिव या पॉजिटिव, जो आवेश को बताती है, चार्ज को बताती है। मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन को E- से, पॉजिट्रॉन को E+ से बताते हैं, बस ये इनमें बेसिक डिफरेंस है। तो बेटा क्वेश्चन 56 का आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? उसके बाद बेटा मैं आगे बात करूं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 क्या बोलता है एक बार देखिएगा। 57 बोल रहा है एन एलिमेंट हैव एटॉमिक वेट 40, इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिस, देन इट्स एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा हमको मास नंबर दिया है 40, इसका हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बात करूं तो हमको दिया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये दिया है बेटा आपको। डन। और आपको पूछा इसका एटॉमिक नंबर और न्यूट्रॉन्स क्या हो। बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल है ये, इस पे कोई चार्ज नहीं है। तो न्यूट्रल होता है तो हमको पता है जितने इलेक्ट्रॉन उतना ही जेड उतना ही प्रोटॉन। कब? जब यदि हम न्यूट्रल स्पीशीज की बात करें, न्यूट्रल बोले तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज ना हो। तो बेटा आज इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 18 ही जेड होगा, 18 ही प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, A-P या A-Z। तो अपन यहाँ पे बात करें तो 40 - 18 22 आएगा। तो जेड तो आ जाएगा 18 और न्यूट्रॉन आ जाएंगे आपके 22। तो 18 और 22 आपका आंसर होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन 57 का आपका क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा जो आपका आंसर होगा। समझ में आती है बात बेटा? उसके बाद अपन बेटा बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्या होता है 58 देखिएगा। द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू बी सिमिलर टू। बेटा हीलियम का किसके अकॉर्डिंग सेम होगा। अब बेटा हीलियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो चारों ऑप्शन में देखो किसमें 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग चलता है स्पेक्ट्रम। तो फर्स्ट ऑप्शन में हाइड्रोजन बोला है, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, नहीं होगा। हीलियम में 2 की बात कर रहा है। सेकंड ऑप्शन में लिथियम प्लस, वैसे तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन प्लस लगा हुआ है तो एक डोनेट कर दिया तो 2 मिल गया। इसका मतलब इसका बेटा सेकंड ऑप्शन आपका आंसर आएगा लिथियम प्लस। समझ में आती है बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 59। 59 क्या बोल रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। 59 बोल रहा है द रेशियो बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल। बेटा आपको पता है काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन माइनस का होता है। तो बेटा इनका रेशियो क्या मिलेगा, 1:-1 मिलेगा। तो बेटा इसका मतलब आपका इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला आपको पता है तो इजीली आप बेटा क्वेश्चन को कर सकते हो। सही बात है ना? इसके बाद बेटा अपन आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की। द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम। बेटा पहले बात तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, फिर इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। ये वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा, 3s1। इसके लिए बेटा n कितना आएगा, 3, जो आगे लिखा हुआ नंबर है। l कितना आएगा, 0, s के लिए 0 होता है। m क्या आएगा, 0, s क्या आएगा, +½ या -½। तो चेक कर लो क्या पूछा है आपसे। m पूछा है तो m कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। m की वैल्यू 0 है, मतलब कितने ऑर्बिटल है, 1, क्योंकि m की एक वैल्यू है जिसकी वैल्यू 0 है। फर्क समझना, m की टोटल वैल्यूज जितनी होती हैं उतने ऑर्बिटल होते हैं। तो यहाँ पे m की टोटल 1 वैल्यू है और 1 का मतलब एक ऑर्बिटल, मतलब s की बात कर रहा है, और वैल्यू क्या है, 0 है। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? तो क्वेश्चन 60 बेटा आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या पूछा है इस चीज का ध्यान रखें। तो आपसे बेटा इसमें एटॉमिक नंबर भी पूछ लिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पूछ लिया, सारी चीजों को बेटा इसने क्या करवा दिया है, आपको रिवाइज करवा दिया है। समझ में आ रही है क्या बात बेटा? इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन 61 की। क्या बोलता है थोड़ा समझिएगा। एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस
बेटा आपको पता होना चाहिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होता है, एक तो n, एक l, एक m, एक s। डन बेटा। ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो आपका साइज ऑफ शेल बताता है। ये होता है, क्या होता है ये? एजीमुथल क्वांटम नंबर जो आपसे पूछा है, ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल। ये होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो ओरिएंटेशन बताता है, इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन ऑर्बिटल में कैसा है। ये होता है स्पिन क्वांटम नंबर जो आपका स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो आपसे बेटा पूछा क्या है, आपसे एल पूछा है, एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करें, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिफाइंस दी शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब शेप का तो ऑप्शन ही नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम बताता है, ये भी हम बोल सकते हैं। क्योंकि E/m रेशियो नहीं बताता, स्पिन नहीं बताता, मैग्नेटिक मोमेंटम नहीं बताता, तो बच गया क्या, एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए जब ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं तो एल के अकॉर्डिंग ही बात करते हैं। क्योंकि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, ऑर्बिटल में एंगुलर मोमेंटम बात करूं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में बात करूं तो बेटा याद रखना फॉर्मूला होता है L × L+1 h/2π। तो यहां पे L की हेल्प हो रही है, इसलिए L आपका शेप ऑफ द ऑर्बिटल भी बताता है और एंगुलर मोमेंटम भी बताता है ऑर्बिटल के लिए। समझ में आती है बात बेटा। क्वेश्चन 61 के बाद बेटा अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 62। 62 क्या बोल रहा है एक बार देख लेते हैं। फाइंड द रेडियल नोड फॉर 3D सबशेल। 3D उपकोष के लिए त्रिज्यीय नोड बताओ। तो बेटा रेडियल नोड या त्रिज्यीय नोड का फॉर्मूला क्या होता है वो ध्यान रखें। तो बेटा रेडियल नोड का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद होना चाहिए, MTR है। रेडियल नोड का फॉर्मूला होता है n-l-1। 3D के लिए बात करूं तो n कितना है 3, LD के लिए कितना होता है 2, -1 है इसमें फॉर्मूले में तो 0। तो 3D सबशेल 3D उपकोष के लिए रेडियल नोड त्रिज्यीय नोड कितना आएगा 0। ये फॉर्मूला याद है तो काम हो जाएगा, फॉर्मूला रट लें, साइड में कहीं लिख लें, आपको याद होना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग बेटा आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा क्वेश्चन 62 में। समझ में आती है क्या इतनी बात। चलूं आगे। इसके बाद बेटा अपन क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं, क्या बोलता है। क्वेश्चन 63 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम एनर्जी। अभी भी बताया एनर्जी आपके n+l के प्रोपोर्शनल होती है, जिसमें n+l की वैल्यू सेम आ जाए तो फिर हम n के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो 4 ऑप्शन देख लो, इसमें 4 ऑप्शन में बात करें तो कहां कहां इलेक्ट्रॉन है देख लीजिए, जिससे पता लग जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में बात कर रहे हैं। तो बेटा सब में 3s तो बता रखा है हमारे को, 2-2 इलेक्ट्रॉन है, सब में देख लो ये सारे 3s हैं, ठीक है। फिर बता रखा है 3p, 3p को बनाऊं तो 3p ऐसा बनता है, तो 3p में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है, बाकियों में इतने इतने इलेक्ट्रॉन है। फिर 3d बना लो, 3d क्या बनेगा, 5 ऑर्बिटल आएंगे, 5 कक्षक आएंगे। डन। ये सारे 3d कितने इलेक्ट्रॉन है, ये 2 हैं, इसमें 1 आएगा, डन, और इसमें 1 आएगा। तो अब ये पूछ रहा है n+l की वैल्यू ज्यादा कहां पे है। तो बेटा n तो सब में 3 3 3 है, l s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो बेटा यहाँ तो d है ही नहीं, इसको हटा दो। यहाँ d में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, हटा दो। यहाँ 1 ही हटा दो। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो d में यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, ज्यादा है तो ज्यादा आगे तक गए, तो n+l की वैल्यू ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे n+l की वैल्यू बेटा मैक्सिमम होगी। तो आपको बेटा यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ पे n+l की वैल्यू हमें ज्यादा मिलेगी। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। और मान लो किसी 2 के लिए n+l की वैल्यू सेम आ जाती तो फिर हम n की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखते कि कौन ज्यादा होगा। डन। ये आपने जब पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंस मल्टीपल्सिटी रूल, n+l रूल, अवबो रूल जब पढ़ा था वहां पे पढ़ा होगा। और याद रखना मैक्सिमम क्वेश्चंस आप देखोगे n+l रूल से रिलेटेड ही बात करता है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 64 की बात कर रहा हूं। 64 क्या बोलता है, आपको बेटा n, l, m, s की वैल्यू दी है और बोला है
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल पूछा है, याद रखना। तो हमको n, l, m और s की वैल्यूज दी हैं, क्या दी हैं चारों ऑप्शन में देख लीजिए जिससे आपको क्लियर हो जाए। रूल्स मैंने आपको बताए थे, n और l इक्वल नहीं हो सकता, n l से ज्यादा होना चाहिए, s 0 नहीं हो सकता, l क्या होता है 0 से n-1 होता है, m क्या होता है -l से 0 से +l होता है, बताए थे ना अभी पिछले लेक्चर में, वो ध्यान रखना होगा। तो वैल्यूज बेटा 64 में दी है हमारे को 3 3 3 5, l की दी है 2 2 2 2, m की दी है 1 1 1 -1, s की दी है +½ -½ 0 और +½ तो बेटा इसमें देखो सही अपना थर्ड बात कर लें तो थर्ड अपना सही नहीं है और यही अपना राइट आंसर है, क्योंकि s की वैल्यू बेटा आपको पता होनी चाहिए, s की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है, s की वैल्यू हमेशा या तो +½ होगी या -½ 0 नहीं होगी, क्योंकि 0 किसके लिए होती है बेटा, 0 किसी के लिए नहीं होती, s या तो +½ या -½ जिसमें +½ अपन किसकी बात करते हैं क्लॉकवाइज की और -½ अपन किसकी बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज की। बाकी आप देखो कि सारे सही हैं, n l से बड़े हैं सब में, ठीक है, और l m के m की बात करें वो -l से +l के बीच में होना चाहिए, वही है, s +½ या -½ होगा, 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्पिन 0 नहीं होता, किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, +½ होगा या -½ +½ अपन जनरली क्लॉकवाइज की बात करते हैं, -½ हम जनरली एंटी क्लॉकवाइज की बात करते हैं। समझ में आ गई बात बेटा। इसके बाद एक क्वेश्चन और देख लो, क्वेश्चन नंबर 65 क्या बोल रहा है, 65 बोल रहा है आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है 1s2 2s2 2p5 3s1, तो ये क्या है बेटा। पहली बात तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है देखो, 2 2 4 और 5 9 और 1 10, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन है मतलब बेटा किसका कॉन्फ़िगरेशन है, नियॉन का। बेटा वैसे तो p6 होना चाहिए, क्योंकि अपन ने हुंड रूल पाउली रूल से पढ़ा है, n+l रूल से, कि लो से हाई एनर्जी में फिल करते हैं, लेकिन ये 6 की बजाय 5 हो गया और एक आगे चला गया, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट में जो है उसमें नहीं रख करके एक आगे उछाल देते हैं तो उसे एक्साइटेशन बोलते हैं, उत्तेजन बोलते हैं, समझ गए। तो उत्तेजन क्या किया है देखो, ये हमारा 1s2 है, ये हमारा 2s2 है, ये हमारा 2p6 है और ये हमारा 3s है, ये 3s, ये 2p, ये 2s, ये 1s। जब एक इलेक्ट्रॉन को उछाल के आगे भेज देते हैं तो उसे बोलते हैं उत्तेजित करना, एक्साइटेड स्टेट। एक बार में एक इलेक्ट्रॉन किया है तो पहला किया तो एक्साइटेड स्टेट 1, उत्तेजित अवस्था 1, दूसरा कर दिया है मान लो ये और कर देता तो एक्साइटेड स्टेट 2, सेकंड उत्तेजित अवस्था हो जाती, उसके अकॉर्डिंग होगा। तो इसका आपका बेटा 65 का सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट ऑफ नियॉन। नियॉन की उत्तेजित अवस्था है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को उछाल के आगे भेज दिया, यदि ग्राउंड स्टेट में होता तो आगे नहीं जाता, p6 होता, 3s नहीं जाता है। समझ में आ रही है क्या बात बेटा। तो ये हमने बेटा स्टेज 2 में बात की, क्वेश्चन नंबर 1 से 60 तो ये बेटा अपन ने क्वेश्चन 1 से 65 तक बात कर ली है स्टेज 2 में, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर चल रहा है बेटा। इसके बाकी क्वेश्चंस भी आपको करके देखने हैं बेटा। 65 से आगे के क्वेश्चंस आप करोगे जितने भी हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे होने ही चाहिए बेटा, एक बार आप क्वेश्चन कर लोगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमने गलती कहाँ की है। तो बेटा आप 65 से 100 तक के क्वेश्चन करके देखना, अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो आप कर लोगे तो थोड़ी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको समझ में आ जाएगा कि आप लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा कहना यह है एक बार आप सॉल्व जरूर करें, क्योंकि आप सॉल्व कर लेंगे इससे आपको पता लग जाएगा कि आप लोगों ने गलती कहाँ पे की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातचीत बेटा अपन कब देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मस्त रहें, घबराएं नहीं, अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चंस की कैलकुलेशन को देखें, फिर भी कोई डाउट आता है तो अपन बात करेंगे। ओके, थैंक यू।